Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on EMI. इस लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है? इस लेक्चर का टारगेट है हमारा कि सम क्वेश्चंस ऑन EMI, ओके, फ्राइडेज लॉ बेसिकली, एंड देन वी गेट टू नो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सेल्फ इंडक्शन हमने सीख लिया तो बस म्यूचुअल इंडक्शन भी इम्पोर्टेंट ही है, वैसा ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सेल्फ इंडक्शन. लेकिन सेल्फ इंडक्शन से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंट डेज. वैसे तो कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, फ्राइडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करें. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से. पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें याद कर लेना चाहिए भगवान को नहीं, मतलब भगवान को याद कर लो, अच्छी बात है. ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा. ओके, टोटल फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है. ओके, बहुत बढ़िया. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी इक्वल टू 0 होता है. ओके, एंड देन यहाँ पर लोगों ने EMI का फॉर्मूला निकाला था. इंडक्शन का कितना था? d∅dt. ओके, और यदि करंट है तो करंट कितनी होगी? इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड EMF. ओके, और इसमें माइनस लगा देना, d∅/dt. These were the formulas. Okay, let's get start our question series. Okay, चलिए स्टार्ट करें. क्वेश्चन पहला है कि a coil has in the change of B from 2.5 into 10 to the power minus 3 Tesla to 2.7 10 to the power minus 3 Tesla in 5 seconds. In 5 seconds, if the area of coil is 3 mm square, and it is perpendicular to it, to the B. Find induced EMF. फाइंड करो. ओके, पहला तो क्वेश्चन यही है. अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं करना इसके लिए. क्वेश्चन में कुछ है नहीं है. देखो चेंज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है यहाँ पे. ओके, कहाँ से कहाँ? 2.7 इंटू 10 टू माइनस 3 टू 2.5 इंटू 10 टू माइनस 3, मतलब 0.2 10 टू माइनस 3 टेस्ला का चेंज है. और टाइम दिया है कितनी सेकेंड्स में? इन 5 सेकेंड्स. ओके, एरिया दिया है आपको कितना? 3 mm स्क्वायर. ओके, 3 mm स्क्वायर दिया है एरिया. ओके, एंड आपको बताया गया है कि जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. कई बच्चे कह रहे होंगे cos 90 0. आंसर था नहीं, ऐसा नहीं है. एरिया के साथ परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, नॉट विद द एरिया वेक्टर. ओके, ध्यान से सुन लो यार, एरिया वेक्टर और एरिया में डिफरेंस है. एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखना है थीटा कितना है? 0 डिग्री. कितना है? 0 डिग्री. ओके, सो फ्रॉम हियर मैग्नेटिक फील्ड 5 में चेंज कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, ए कांस्टेंट है, cos थीटा इज अ कांस्टेंट थिंग. ओके, which is changing? del B. So the change in phi is equal to A del B into cos phi या cos theta, whatever you want to say. Okay, तो सीधे वैल्यू रखनी है 10 to power minus 6. Okay, this is given in meter square, mm square. So we have to convert it into meter square. So multiplying with 10 to power minus 6. So 3 into 10 to power minus 6. Okay, cos 0 that will 1. Okay, and the magnetic field changes 0.2 into 10 to power minus 3. So the change in flux is equal to कितना हो जाएगा? 10 to power minus 6, 10 to power minus 9. Okay, 3 into 6.6. Okay, we can say that 6 into 10 to power minus 10 Weber. Okay, this is the change. Okay, so now we know
This is the formula. Induced EMF, that is equal to del phi by del t. Just put the value 6 into 10 power minus 10 upon 5. That will come equal to 1.25. Yeah, no, 0. 1.20, sorry. Okay, 10 power minus 10 volt. The answer will be volt, or you can say Weber per second. Answer will be in volt, or you can say Weber per second. Okay, okay, क्लियर है? कुछ नहीं करना, आसान है, बहुत कुछ नहीं. बच्चों वाले सवाल हटाओ. चलिए सॉल्यूशन बताइए. मैं ऊपर क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए. इतने क्वेश्चन है कि a coil has an induced EMF कितना है? 5 वोल्ट का है. ओके, 5 वोल्ट का है. ओके, the velocity of rod is 3 मीटर पर सेकेंड. इस 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, जो रॉड थी, चैनल था. ओके, फाइंड या देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. इफ the length of moving rod is 2 centimeter. Just try to find it. कुछ है क्या करने को इसमें? नो, हटाओ. चलो करो या पोज मारो. करो भाई, देखो करने से होगा. ठीक है, इफ़ यू डू देन यू गेट समथिंग. तो फॉर्मूला क्या था? बी, ऐसा कुछ था क्या? बी. हाँ, आपको सबकी वैल्यू दी है. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 5 वोल्ट अपॉन बी की वैल्यू पूछी है. ओके, स्मॉल बी की वैल्यू दी है अपने को 2 सैम, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और वी की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ रॉड दी है 3 सैम, 3 मीटर. सो वी गेट द बी. उसको ऊपर भेज दो. 5/6 इंटू 10⁻². ओके, 5/6 कितना हो जाएगा? ज़रा देखो, पॉइंट लगाओ. 0 बढ़ाई, 50 हो गया. 8 × 48, 8 टाइम चला, 2 0 3 टाइम चला, बहुत हो गया. 0.83 इंटू 10⁻² टेस्ला बी. इसको आप एक काम और कर लो, चाहे 83 टेस्ला लिख लो. याद रखना है, ये 83 टेस्ला जो आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा. लिटरली बोल रहा हूँ, इट्स मतलब समझ जाओ आप. ओके, क्लियरली. एक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया एरिया से चेंज होता हुआ, जब एरिया चेंज हो रहा है. ओके, और एक जो है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड विच इज़ ऑन द एंगल चेंज. देखो, आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है. कुछ नहीं ट्रिकी जब होगा जब आप बेसिक नहीं पढ़ोगे. बेसिक क्वेश्चन कर लो, ट्रिकी भी नहीं होगा कोई क्वेश्चन. लिटरली आई एम सेइंग. ओके, हाँ, द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द बी changing from 0 degree to 45 degree in 3 seconds. Okay, find the the change in flux, okay, and induced EMF if B is equal to 2 Tesla and A is equal to, A क्या दूँ भाई,
2 सेम। ओहो स्क्वायर। कर दो आंसर दो, कर दो आंसर दो, कर दो आंसर दो, कर दो आंसर दो, कर दो आंसर दो। चलिए डेल फाई बी कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, इट्स कांस्टेंट। एरिया इज आल्सो कांस्टेंट विच इज चेंजिंग, थीटा, like this, cos theta final minus cos theta initial. So B is equal to 2 Tesla, A is equal to 2 Sam square, मतलब 10 to the power minus 4, cos theta final कितना है 45 डिग्री, okay, that means 1 upon root 2. I can do this right directly or not, and cos 0 is 1, okay. कर दी गलती, कर दी गलती, कर दी ना। देखो यहाँ पे क्या दिया है, the angle between the coil और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो चलो फिर भी ठीक किया है, ये गलती करती है। द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल, ये कॉइल है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इनके बीच में एंगल इनिशियली 0 होना चाहिए, देन 45 होना चाहिए, समझे? ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये कॉइल है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। यहाँ पे एंगल जो दिया है वो एरिया वेक्टर या कॉइल वेक्टर के साथ नहीं दिया है, कॉइल वेक्टर के एरिया, कॉइल के एरिया वेक्टर के साथ नहीं दिया है, कॉइल के साथ दिया है। यही सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं था। हो गया गलत था आपका, हो गया गलत आपका। ये तो फिर भी ठीक कर दिया, ये गलत कर दिया, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन में जो एंगल दिया है, एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एंगल बिटवीन द वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. The angle should be in between the area vector and the magnetic field. Right now the coil is like this and magnetic field like this. तो एंगल क्या है? 0 है. But if the coil is like this, coil is like this, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे. तो एंगल बिटवीन क्या है? इनिशियली 90. समझ में आया? समझ में आया? थीटा इनिशियल 90 है, 0 नहीं है, बस यही सोचना था. यहीं तो ऐसे ही तो क्वेश्चन में फंसाता है, ट्रिकी करके यार. बस खेल है, खेल खेल है फिजिक्स के क्वेश्चन. ओके, मजाक बन जाते हैं. ओके, देन ही सेड कि द एंगल बिटवीन 45, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल इज 45. मतलब कॉइल जो है मे भी ऐसे घूम गई और रोटेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है. कोई भी है, दोनों चीज़ में से एक चीज़ घूम गई होगी. ओके ओके, तो देन इट इज़ 45 डिग्री एंगल, इट इज़ 45 डिग्री एंगल. ओके, सो नाउ आपकी कॉइल ऐसे घूमी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे ऐसे. देखो कितना एंगल है, 45 है. कितना है? 45. ओके, 45 है. तो आप यहाँ पे वो वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है. लेकिन ये रखना पड़ेगा cos 90 0. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये 2 रूट 2. ओके, 2 2 4 4 बाई रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वेबर. ओके, इसको आप बोल सकते हो 2 रूट 2. 4 बाई रूट 2 को आप बोल सकते हो 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वेबर. क्लियर? सो नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो जस्ट ट्राई टू डू del phi by del t. Okay, del phi by del t. Okay, so just put the value 2 root 2 into 10 power minus 4 del phi by and del t, that is 3 seconds. So it will come equal to approximately 2 root 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 into 2, that is 2.8. 2.8 is divided by 3, that will come equal to 0.9 into 10 to power minus 4 volt या वेबर per second. Okay, both are the unit of induced EMF. Is it clear to you? Is it clear to you, buddies? Yep, it was easy. No, not at all. अरे कुछ नहीं होता है यार, सिंपल कैलकुलेशन. a प्लस बी इक्वल टू सी है यार. अच्छा ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू सी है. ओके, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है. बस क्वेश्चन समझना है, कहाँ कुछ क्या बोल दिया उसने, जस्ट. ओके, अच्छा यहाँ पे और भी पेंच हो सकता था, यहाँ पे और भी पेंच हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको नेचर नहीं पूछा, इसलिए दिक्कत नहीं है. क्या पेंच हो सकता था? ये इनिशियली एंगल, मतलब जो हमने फाइनली एंगल जो है वो वैल्यू निगेटिव में हो सकती थी. कैसे? देखो,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बी वेक्टर, ओके। हमारी कॉइल कैसे भी रखी हो, मतलब अंदर की तरफ जा रही है ना, ये इसके साथ हमारा जो ये एंगल है 45 डिग्री बन गया। राइट नाउ इट इज़ 45 डिग्री, ओके ओके। यदि एरिया वेक्टर मेरा ऐसा ना हो कि कुछ अलग तरीके से हो, कैसे हो रुको, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, एरिया वेक्टर ऐसे हो, ओके। तब आप क्या बोलोगे, या ऐसे हो। राइट नाउ इट इज़ परफेक्ट, ये सही है। आप बोलोगे 45 डिग्री, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ द टोटल एंगल। ये कितना एंगल होगा, 315, 315 ये एंगल होगी, ओके। ये भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कभी भी, बस एक ही चीज़ हो जाएगी क्या, कि आपका वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव का दिक्कत होगी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका जो कॉस और सेक है वो पॉजिटिव होगा, ओके। चलिए हटाए, चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडक्शन। हाँ जी, और इंडक्टेंस, आई विल से टू एज इंडक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस, और आप पढ़ोगे आज इंडक्टर। इंडक्टेंस क्या है? याद है रेजिस्टेंस, इफ़ यू रिमेंबर दिस रेजिस्टेंस, ओके। आज देखो, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने आपकी पीटीएम ली थी, ठीक है। तो कितनी जल्दी मैंने शूट कर ली थी ये वीडियो, याद रखना, ओके। याद करो अब पीटीएम कब हुई थी, ठीक है। तो इंडक्टेंस, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या था? अ प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ऐसे ही इंडक्टेंस हो गया। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो इनर्शिया की वजह से प्रोड्यूस होती है, ओके, जिसका काम है टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स और टू अपोज द चेंज इन करंट। समझोगे अभी, ओके। इंडक्टर कौन सी डिवाइस है जो इंडक्टेंस दे? दैट डिवाइस विच गिव्स इंडक्टेंस, ओके। इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कि how much a body can be induced when it is placed inside a variable magnetic field or variable magnetic flux, okay. This is the order, ठीक है। This is the order of to be induced, okay। तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है थ्योरियाँ इन चीज़ों की, लेकिन यदि कोई पूछ ले तो लिख लेना, ओके। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, ओके। अच्छा, कैपिटल एल से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ये दो टाइप का होता है एक्चुअली, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे इसको। एक तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और बेसिकली आप इसी को बहुत बेसिकली पढ़ोगे, और रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। हाँ, तो हम इनको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ही बोलेंगे बेसिकली, इसको एल से और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, क्लियर है। और आज हमारा जो टॉपिक है पूरे लेक्चर का वो है एल, ओके। एल इम्पोर्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो करंट होगा वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा, ओके। म्यूचुअल इंडक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जनरेटर में थोड़ा बहुत आएगा बस, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करें कहानी, ओके। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? कहानी हुई सोलेनॉइड से। एक्चुअली जो ये इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर क्या है? इंडक्टर इज अ डिवाइस लाइक अ रजिस्टर विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस, दैट डिवाइस कॉल्ड resistor, okay, which provide the device which provide inductance, better inductance, that device is known as inductor, okay। और बेसिकली इंडक्टर है क्या? कुछ नहीं है, हम सोलेनॉइड को ही इंडक्टर बोलते हैं, ओके। द सोलेनॉइड इज ऑल्सो नोन एज अ इंडक्टर, विच द डिवाइस विच गिव्स अ गुड इंडक्टेंस और म्यूचुअल एज वेल एज सेल्फ, ओके, दोनों।
दोनों देती है। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे, कहानी सुनो, कहानी घर की नहीं, कहानी फिजिक्स की। ओके, लेट्स सी हियर देयर इज अ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, अपन लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल करंट लगाते हैं, ये सोर्स हमने वेरिएबल लगा दिया। वेरिएबल लगाने से क्या हुआ, मतलब इसकी वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो राइट नाउ आई एम चेंजिंग द करंट और चेंजिंग द करंट इन अ वन ऑर्डर, ओके, वन वे ऑर्डर। दैट मीन्स और एम आई इंक्रीजिंग द करंट और डिक्रीजिंग द करंट। वन थिंग इज ओनली हैपनिंग हियर, दूसरी नहीं हो रही। ओके, तो आई एम जस्ट राइट नाउ अपन लोग सोच लेते हैं कि करंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। अच्छा जरा सोचो, सोचने वाली चीज़ है यहाँ पे और कुछ नहीं। जरा एक बात बताओ, इस करंट आई के फ्लो होने से क्या इस सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी? क्या एक मैग्नेटिक फील्ड बी बन रही होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बी? मे बी इट्स इक्वल टू म्यू नॉट n into I. You know what is n? N is the total numbers of coil per unit length. N is the capital N upon L. याद है, याद रखने पड़ेंगे, भूलना नहीं है। ओके, B की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एज यू कैन सी, मैंने यदि कोई सॉलिनॉइड बना दिया तो ओनली द वेरिएबल इज थिंग आई, ओनली द वेरिएबल इज आई। क्योंकि मैंने कोई सोलेनॉइड कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो देन आई कैन चेंज ओनली आई टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड हाई और लो, ओके, और बेसिकली चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए, इसका मतलब ये है कि इफ आई वांट टू चेंज इन बी, देन आई हैव टू चेंज इन करंट, ओके। एज यू नो, flux, the formula of flux is BA cos theta, okay. Let's just forget about cos theta, okay, as in the solenoid always theta will be always in solenoid the theta will be 0 every time, okay. B और A के बीच का जो एंगल है इन सोलेनॉइड केसेस 0 होगा हमेशा। तो पाई हमेशा सोलेनॉइड में BA ही आने वाला है और कोई आने वाला नहीं है, ओके। ये याद रखना, क्योंकि जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वे पैरेलल टू ईच अदर होती है, ओके, और हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, तो एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन में होंगी। एंगल बिटवीन बी एंड ए विल बी 0, ओके। तो फ्रॉम हियर इफ मैंने यदि किसी सोलेनॉइड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, इफ आई हैव कंस्ट्रक्टेड सोलेनॉइड in which I can't change its figure at all, so as you can see, phi is directly proportional to the magnetic field inside the solenoid, okay. भाई देखो, एक बात देखो, B is directly proportional to I, B डिपेंड कर रहा है I पे और phi डिपेंड कर रहा है B पे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि phi is depending on I directly। क्या देखो, पाकिस्तान ने सऊदी से उधार लिया, ओके, बोरो किया कुछ पैसा, मनी, ओके। अब उसने क्या किया, चाइना से उधार लेके सऊदी को दे दिया। तो आफ्टर ऑल उसके पास रहा तो उधार ही ना, यहाँ पे भी तो फ्लक्स यही काम कर रहा है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड हो रहा है, और जिस पे ये डिपेंड हो रहा है वो उस अदर चीज़ पे डिपेंडेंट है, ओके, करंट पे। तो बेसिकली यदि बी को हटा दें तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। करंट इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, एंड बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली मैंने करंट इंक्रीज करके क्या इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज किया। सो आई सेड दिस इज द थिंग एंड दिस इज द टोटल फ्लक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल फ्लक्स, ओके। यदि मैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉइल की भी मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो दैट विल बी द टोटल फ्लक्स, ओके, क्लियर, ओके। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहीं पे फ्लक्स को जो है हटा के हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज एल, ओके। इसको बेसिकली हम कोफिशिएंट ऑफ
सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसको, यू कैन से ऑल्सो सेल्फ इंडक्टेंस. These two are the name of this L. Okay. So now from here you can say that L is equal to phi t by I. L is equal to phi t by I. Clear? कितना आसान है कितना आसान, टिपिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके. अच्छा, डस्टर मैंने ऊपर ही रख दिया था. क्लियर है ना? चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ. वैसे तो इसका काम है अभी, बट ओके, क्योंकि अभी हमें इंडक्शन को पढ़ना है, इसको एल को पढ़ने का. एल है क्या, अभी इसकी फीलिंग लेनी है, फीलिंग. ओके. सो नाउ एल से स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी दैट एल इज कमिंग इक्वल टू फाई टी बाई आई. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स and inversely proportional to current. No, not at all. We can't say this because L do not depend upon phi and I. क्यों सर? ये तो दिख रहा है फॉर्मूले से. प्रभु याद करो, V इक्वल टू आई आर. क्या R V एंड I पे डिपेंड कर रहा था? नो सर, V एंड I पे R डिपेंड नहीं करता. R तो हम बाहर से लगाते हैं. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो R है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम V एंड I. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है. यहाँ पे भी जो हमारा L है वो इंडिपेंडेंट है फाई और I पे. ओके. तो ये किस पे डिपेंड करता है, आइए देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं. और कुछ नहीं, हम केवल और केवल ट्राई कर सकते हैं. बाकी और सब चीज़ें तो ऊपर वाले के आते हैं, है ना सर? ठीक है, टीका वीका लगा के ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बस रहने दो. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड मान लेते हैं. ओके. स्मॉल एल लेंथ का. ओके. और इसमें से करंट हमने आई फ्लो करा दी है. मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन गई बी. ओके, बहुत बढ़िया. चलिए स्टार्ट करिए. बी की वैल्यू निकालिए. बी की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, इतनी होगी. म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. ओके. वेयर एन इज एन बाई एल, कैपिटल एन बाई एल. ओके. सो नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई की वैल्यू फाइंड करो. इसका एरिया आप मान लो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. ओके. सो कितना हो जाएगा? फाई कितना होगा टोटल? फाई बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस जीरो. बी की वैल्यू रखो, म्यू नॉट एन आई इंटू ए. लेकिन एक गलती कर रहे हो. व्हाट? ये जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स निकाला आपने, ये सिंगल कोयल की वजह से निकला. सिंगल कोयल का एरिया नहीं है ना. आपने कितना एरिया लिया? एक एरिया लिया, सिंगल कोयल का एरिया लिया. कितने सारी कोयल्स हैं यहाँ पे? n नंबर्स ऑफ कोयल हैं यार, एक कोयल नहीं है, n नंबर्स ऑफ कोयल हैं. आपने तो एक कोयल का एरिया लिया है. यहाँ पे देखो तो, लिटरली देखो आप, you only have one coils area here in this formula, but here there are capital N numbers of coils. So Ft should be this thing should be the F into T. सर बिल्कुल सही बोल दिए. अच्छा, कैपिटल N की वैल्यू क्या है? N इंटू एल होगी ना. स्मॉल n की वैल्यू क्या है? कैपिटल N बाई एल. और कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू एल. ये n स्क्वायर हो गया, ये म्यू नॉट हो गया, ये l हो गया, ये a हो गया, एंड दिस इज I. देखो मेरे भाई, हमारे पास फॉर्मूला था कि फाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. फाई टी इज इक्वल टू L इंटू I फाई. यहाँ पे कौन है? L. ओह सर कितना आसान है ना सर, कितना आसान है. आप पढ़ा करो फालतू में, ये तो हम खुद बुक से उठा सकते हैं. समझने की क्या ज़रूरत है इसमें? ये तो बच्चों को दिख रहा है सर, इसकी आपकी ज़रूरत क्या है? हलवा है, हलवा खाने की देर है. मैं चम्मच से उठा रहे तुम्हें खिला रहा हूँ बस. ओके. तुम वो खा नहीं सकते, तुम्हारे हाथ पीछे पड़े हुए. ठीक है. तो आपको समझ में आया एल की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर म्यू नॉट
L into A. Okay, so now you can say that this is N by L. This is N by L. What is this? This is the length of the solenoid. This is the area of the solenoid. On these three factors, these three are the variables. Mu naught is not it is a constant quantity. Okay, so we are not talking about this thing mu naught, but we are going to talk about NaL. These are the three variables on which the solenoid depends, or these three things represents the shape and size of सोलेनॉइड. और मैं बोलूँ इंडक्टर. हमारे को आंसर मिला, भगवान ने हमें आंसर दे दिया, भगवान ने मेरे अंदर प्रकट लिया और मेरे को आपको समझाने की शक्ति दी. ओके, कि जो सोलेनॉइड है, द सोलेनॉइड उसका जो इंडक्टर होगा, ओके, उसका जो इंडक्टेंस होगा L, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा. शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा. ओके, ना फाई पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा. और हाउ इट विल बी गोइंग टू बी इक्वल दैट एन स्क्वायर म्यू नॉट ए इंटू एल, दैट विल बी द एल, इंडक्टर का इंडक्टेंस. ओके, सिंपल था. इट वॉज सिंपल. ओके, नथिंग इज टिपिकल इन दिस थिंग, नथिंग, कुछ नहीं है. हटाओ, चलो. ओके, सो नाउ वी जस्ट हैव द वैल्यू. देखो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि फाई टी है इक्वल एल इंटू आई के. ओके, एट सम इंस्टेंट. ओके, यदि मैं चेंज करूँ, इफ फाई टी चेंजेस, if phi t changes, so there will be induced EMF, and that will be equal to d phi t by dt. I am saying d phi t, याद रखना. Okay, so ei should be equal to d phi by dt. Put the value Li by dt. L is a constant. वो तेरी कंसेप्ट ही ला दिया. देखो Why this I'm saying this is a self induction, क्योंकि ये अपने आप में चेंज लाके अपने आप में इंड्यूस्ड EMF बना रहा है. यही तो कमाल है इंडक्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर में पता करोगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा. ओके, क्या कर रहा है? यदि मैं यहाँ पे इस करंट में चेंज करूँ, इफ़ आई डू चेंज इन दिस करंट, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करंट इनटू द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF. और इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट मिलेगी इसको, ओके, वो करंट कितनी होगी इंड्यूस्ड EMF की वजह से? लेतारी भाई, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे L बाई आर क्या होता है. ओके, हाँ, अरे बहुत कॉन्सेप्ट है. तुम अभी शुरुआत हुई है. इट्स जस्ट अ बिगनिंग. ओके, अभी तो पूरी मूवी बाकी है, पिक्चर मेरे बाकी है दोस्त. ओके, सो आई में चेंज होने की वजह से, ड्यू टू द चेंज इन आई, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड EMF इन दिस सोलेनॉइड. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? बाय चेंजिंग आई वी आर गोइंग टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. ओके, सो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic flux inside the solenoid will going to be changed, and if the magnetic flux changes there will be induced EMF according to Faraday's law. According to Faraday's laws कि भाई induced EMF पैदा होगा when there will be a change in magnetic flux and with respect to time. Okay, magnetic flux change हो रहा है due to the change in magnetic field, and magnetic field is changing due to the change in current. Okay, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, लिंक हो गया, सब लिंक हो गया. ओके, यहाँ पे एक इसलिए सेल्फ बोला गया क्योंकि ये अपने आप मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, बाहर से कोई हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया है. ओके, दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इंडक्शन एज सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि अपने आप में हो गया. ओके, इस फॉर्मूले को रट डालो, एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इसका यूज़ हमारे को नेक्स्ट चैप्टर में होगा. इस बार तो आपने केवल देख के छोड़ दिया इसको. जब हम एल आर सर्किट पढ़ेंगे, हाँ जी, एल आर सर्किट पढ़ेंगे और एल सी ऑसिलेशन पढ़ेंगे,
then we have to amplify this thing there. Okay. So as we know that this is EI comes equal to L di by dt. Okay, L di by dt. Okay, so now just try to understand the power generated, power or heat loss. Okay, heat dissipation during there will be a current I. यदि फ्लो होती है तो आपको याद होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, EMF इंटू आई, EMF इंटू आई. ओके सर मेरे भाई, चलिए याद है ना, बहुत बढ़िया, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया. चलिए फॉर्मूला रख दिया. पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम. छोटी सी करंट चेंज है तो छोटा सा वर्क हुआ होगा, छोटा सा वर्क हुआ होगा, तो अपन लोगों ने dW बोल दिया, यहाँ से काट दो. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट dW विल कम इक्वल टू LI di. ओके, देख लो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हो, फॉर्मूला में यूज़ होती है. ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल वर्क डन, वर्क डन क्यों होगा, बेसिकली होगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं कुछ, तो कुछ ना कुछ चेंज होने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा. दैट वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अपन लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल वर्क डन वी जस्ट इंटीग्रेट दिस वर्क, दिस विल कम इक्वल टू W एंड दिस विल कम इक्वल टू LI di. आई का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू DI, तो क्या होगा, आई थिंक सो दिस विल बी हाफ LI स्क्वायर, दिस विल बी वर्क डन. Okay, this work half LI square will be stored inside the solenoid as its potential energy. यही तो कहानियाँ हैं, आपको समझनी है. ओके, ये हमने क्यों निकाला है पहले तो याद करो, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ चार्ज हियर. तो अपने को या तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि चार्ज निकालने, एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला था, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का Q इंटू ई, याद करो, है ना. अरे यार ये याद होगा, पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया था Q इंटू वी. बट वी डोंट नो द चार्ज वैल्यू ना, यहाँ पे चार्ज नहीं पता, तो हमें दूसरी कहानी पढ़नी पड़ी इसलिए. ओके, दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ा. ओके यार, याद है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर में भी तो यही किया था, हाफ CV स्क्वायर, याद होगा, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला याद है. सेम तो कंडीशन है यहाँ पे भी, सेम कंडीशन ही तो है. दिस विल बी स्टोर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, स्टोर्ड हो जाएगी सोलेनॉइड के अंदर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस बात है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, याद है ना वो स्टेटमेंट, कभी ना कभी सुने होंगे कि वी कांट फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, वी जस्ट कंपेयर इट विद अनदर बेस वैल्यू. ओके, बेस वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, इस पोजीशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है. वी कांट फाइंड, कोई तरीका ही नहीं है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. ओके, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की एनर्जी फाइंड करते हैं. तो ये सब कुछ कंडीशन थी सेल्फ इंडक्शन के बारे में. सेल्फ इंडक्शन की यहाँ से थ्योरी खत्म होती है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन सेल्फ इंडक्शन, या बेसिकली आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन सेल्फ इंडक्शन, जहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन है, सारे टिपिकल कोई नहीं है. ओके, इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ एक्सटेंशन है LR सर्किट में. ओके, और म्यूचुअल से इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उसका एक्सटेंशन होता है जनरेटर में, AC जनरेटर में बेसिकली. ओके, तो कल आप न्यूमेरिकल करोगे इसके, और हम म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ देंगे कल को ही. म्यूचुअल इंडक्शन में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, और हम जनरेटर भी तभी पढ़ देंगे कल के कल ही लेक्चर में. ओके, सो तो फिर मिलते हैं कल को. थैंक यू एवरीवन.